जय साथियों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं साथी। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे साथी। और इसी प्रैक्टिस सेशन में अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोगों ने आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 शुरू किया है साथी। आप सभी लोग जुड़े और इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देखें कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं साथी। अभी हमें अगर बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं भी हो पा रही साथी, लेकिन फिर भी अगर प्रैक्टिस सेट हमारा चालू है, यानी आप प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं साथी, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अभी हमारे सामने एग्जाम की कोई डेट है नहीं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है साथी कि हम लोग पढ़ाई नहीं करें, है ना। जितना भी हमें हो सके साथी लगे रहें, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है साथी, लेकिन एक दिन जरूर मिल जाती है। चलिए हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 और हमारे सामने पहला क्वेश्चन है साथी। क्रिस शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, यानी आपको बताना है कि क्रिस का विलोम क्या होगा। क्या हष्ट और पुष्ट होगा, क्या उग्र होगा, क्या मृषण होगा, या मूक होगा, इसके बारे में आपको बताना है साथी। चलिए, क्रिस का मतलब होता है क्या साथी, दुबला पतला। इसका मतलब इसका अपोजिट जो होगा वो क्या होगा, हष्ट पुष्ट होगा। हष्ट पुष्ट इसका क्या होगा, बिल्कुल ही सही जवाब होगा साथी। अगर मैं उग्र की आपसे बात करूं कि उग्र का विलोम क्या होगा, तो उग्र का विलोम होगा साथी क्या, सौम्य। क्या होगा, सौम्य, बिल्कुल ही शांत स्वभाव वाला, उसी को बोलेंगे क्या, सौम्य। अगर मैं मृषण की बात करूं आपसे साथी, तो मृषण का मतलब क्या होता है, रुक्ष। क्या होगा, रुक्ष। आगे मैं मूक की बात करूं साथी, तो मूक का मतलब क्या होता है, मूक का मतलब होता है बिल्कुल ही शांत रहने वाला। और इसका विलोम शब्द क्या होगा, वाचाल, अर्थात जो बहुत ज्यादा बोलता हो, जो बहुत ज्यादा बोलता हो उसे क्या कहेंगे साथी, वाचाल कहेंगे। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे साथी, वाचाल कहेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं, कुछ और भी हमारे सामने शब्द लिखे हैं, इनके आपको विलोम लिखकर बताने साथी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं। तो देखते हैं समास का क्या होगा साथी, तो समास का हो जाएगा व्यास। क्या हो जाएगा, व्यास। और पूर्वकालीन की बात करें साथी, तो क्या हो जाएगा, उत्तरकालीन। क्या हो जाएगा, उत्तरकालीन। उत्तरकालीन। अगर मैं आपसे दीर्घायु की बात करूं साथी, दीर्घायु का मतलब होता है क्या, एक लंबी उम्र तक जिए। ठीक है, अक्सर आप आशीर्वाद के रूप में मिलता है कि बेटा दीर्घायु भव, है ना। इसका मतलब आप लंबी उम्र तक जिए। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अल्पायु। क्या हो जाएगा, अल्पायु, यानी जो कुछ ही समय के लिए हो। ठीक है, रिजु की अगर मैं बात करूं साथी, रिजु का मतलब क्या होता है, रिजु का मतलब क्या होता है, सीधा होता है साथी, सीधा होता है। और मैं इसकी अपोजिट की बात करूं तो रिजु का क्या हो जाएगा, वक्र हो जाएगा। चलिए, आगे मैं बात करूं इहलोक की, तो इहलोक का क्या हो जाएगा साथी, परलोक। इहलोक का मतलब क्या हो जाएगा, परलोक। ठीक है, इहलोक का मतलब क्या हो जाएगा, परलोक। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि वह नायिका जिसका पति परदेश से लौटा हो, यानी वह नायिका जिसका पति परदेश से लौटा हो, इसके लिए एक शब्द आपको बताने हैं, यानी वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो आते हैं साथी, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या अग्रेय होगा, या आक्रांत होगा, या आगत पतिका होगा, या फिर अल्प प्रगल्भ होगा, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए बताइएगा। तो देखते हैं साथी, आक्रांत का मतलब होता है क्या, कि जिस पर आक्रमण किया गया हो, जिस पर आक्रमण किया गया हो, जिस पर आक्रमण किया गया हो। आगे अगर मैं आपसे बात करूं, ये लिखा साथी क्या, आगत पद का। आग्रह की बात करें तो जो सूंघने योग्य हो, यानी जिसे सूंघा जा सके। ठीक है, जो सूंघने सूंघने योग्य हो, जो सूंघने योग्य हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं आग्रेय। अगर अप्रगल्भ की बात करें साथी की, अप्रगल्भ किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा। अप्रगल्भ उसे कहते हैं जिसमें बिल्कुल भी उत्साह न हो, यानी स्फूर्ति ना हो। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको, जिसमें जिसमें उत्साह जिसमें उत्साह न हो। ठीक है, या स्फूर्ति ना हो। आगत पतिका की बात करें साथी, तो वह नायिका जिसका पति परदेश से लौटा हो, उसी को क्या कहते हैं, आगत पतिका। इसका मतलब ऑप्शन सी जो होगा हमारा बिल्कुल ही सही जवाब होगा। ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल ही सही जवाब होगा। ठीक है साथी, अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। क्या ये ज्योत्सना आपके सामने सही लिखा है, क्या कवित्री सही लिखा है साथी, या आशीर्वाद सही लिखा है, या अहिल्या सही लिखा है। चलिए देखते हैं इसको। तो अगर मैं बात करूं साथी, आशीर्वाद क्या ये सही लिखा है, बिल्कुल भी नहीं लिखा है। इसका सही वर्तनी क्या होती है, तो देखते हैं। सही वर्तनी में साथी ये दीर्घ ई होता है, आशीर्वाद। आशीर्वाद इसको पढ़ते हैं साथी, आशीर्वाद। ठीक है, आगे मैं बात करूं अहिल्या, तो बिल्कुल ही गलत है ये साथी, अहिल्या नहीं होता बल्कि अहल्या होता है शुद्ध शब्द। क्या होता है, अहल्या होता है, अहल्या। ठीक है, अहल्या इसका शुद्ध होगा साथी। कवित्री नहीं होता साथी, कवित्री का शुद्ध वर्तनी जो होता है वो क्या होता है, कवित्री होता है। तो इस बात को बिल्कुल भी आप ध्यान से रखिएगा, कवित्री होता है।
क्या ये ज्योत्सना सही लिखा है? बिल्कुल सही लिखा है, ज्योत्सना बिल्कुल सही लिखा है, इसी तरीके से लिखा जाता है साथी। वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल ही सही है, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग, कुछ और भी हमारे सामने शब्द दिख रहे हैं साथी, जैसे दवाइयां लिखा हुआ है, अछोड़िया लिखा हुआ है, कुमुदिनी लिखा हुआ है साथी, उपरोक्त और अंजलि, इन सबका भी लिखते हैं, देखते हैं। देखिए, अक्सर आप दवाइयों की दुकान पे देखे होंगे साथी, दवाइयां लिखा हुआ होता है ऐसे ही बिल्कुल, लेकिन वो गलत होता है वर्तनी की दृष्टि से। फिर कैसे लिखते हैं साथी, तो देखते हैं। हमेशा और हमेशा इसमें इसमें जब भी आप शुद्ध की बात करें तो ह्रस्व ई आती है, यानी कि छोटी ई आती है इसमें। दवाइयां ये बिल्कुल शुद्ध लिखा है साथी। अछूड़े कोई शब्द नहीं होता है, अछूड़े नहीं बल्कि क्या होता है, अछूड़ होता है साथी, अछूड़ होता है। चलिए आगे कुमुदनी की बात करें तो कुमुदनी जो होता है साथी, बिल्कुल दोनों ही ऊ जो होता है ये ह्रस्व होता है। और इसकी मैं बात करूं साथी, तो ये बिल्कुल ही इस तरीके से शुद्ध लिखा जाता है कुमुदनी। थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा है साथी, इसको इरेज करता हूं। तो कुमुदनी की अगर मैं बात करूं तो कुमुदिनी बिल्कुल ही सही लिखा हुआ है, ये इस तरीके से लिखते हैं। उपरोक्त की बात करें साथी, तो उपरोक्त कोई शब्द नहीं है, ये गलत है। उपर्युक्त होता है, तो आराम से इसको आप ऐसे बनाइएगा, उपर्युक्त, ये शुद्ध शब्द है। अंजलि की बात करें साथी, तो अंजलि गलत है। अंजलि ऐसे नहीं लिखते हैं, बल्कि अंजलि नहीं अंजलि होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि हमारे पास छोटी ई होती है, यानी ह्रस्व ई होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की आपसे बात करूंगा साथी, तो उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। और आपके सामने शब्द क्या है, वो तो ये कृतघ्न लिखा हुआ साथी, ये टाइपिंग एरर हो चुकी थी। देखते हैं, तो ये कृतघ्न है, आपको बताना है कि इसका अपोजिट क्या होगा, क्या कनिष्ठ होगा, या वरिष्ठ होगा, या कृतज्ञ होगा, या फिर उदार होगा। कृतघ्न का मतलब होता है साथी कि जो किए गए उपकारों को न मानता हो, उसे हम क्या कहते हैं, कृतघ्न कहते हैं। तो जो किए हुए उपकारों को मानेगा उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं साथी कृतज्ञ। इसका मतलब ऑप्शन सी हमें दिखाई दे रहा है, कृतज्ञ, और यही हमारा सही जवाब बनेगा, क्या, कृतज्ञ सही होगा। आगे कनिष्ठ लिखा है आपके सामने और वरिष्ठ लिखा है, तो साथी ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के विलोम होते हैं, आराम से याद रख सकते हैं। उदार की अगर मैं बात करूं आपके सामने साथी कि उदार एक शब्द लिखा है, उदार का क्या होगा विपरीत, तो आपको बताना होगा उदार का क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए उदार का क्या होगा। आपके सामने लिख रखा है अगला क्वेश्चन साथी, क्वेश्चन नंबर 5 है साथी, तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। क्या ये पुल्लिंग है, या स्त्रीलिंग है, या उभयलिंग है, या नपुंसक लिंग है, ठीक है। कई बार पूछता है साथी, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें लिंग पूछा जाता है आपसे। चलिए देखते हैं, तो तन का जो होता है साथी, ये पुल्लिंग होता है, बिल्कुल होता है पुल्लिंग। तन का आखिर स्त्रीलिंग फिर क्या बनता है साथी, तो तन फिर बनता है क्या, तनया, ठीक है। तनया ये क्या होता है साथी, ये कैसा शब्द है, तो ये स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। ये स्त्रीलिंग शब्द है साथी, स्त्रीलिंग ये शब्द है। तो आगे देख लेते हैं, उभयलिंग भी नहीं होगा, ये स्त्रीलिंग भी नहीं है, नपुंसक लिंग भी नहीं है। गंगा की अगर बात करूं सामने साथी आपके, तो गंगा की अगर मैं बात करूं तो जितनी भी नदियां होती हैं, प्राय नदियों के नाम जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। तो क्या होंगे ये साथी, स्त्रीलिंग में होंगे। चलिए अगर आपसे मैं बात करूं साथी आगे, नदियों के नाम कैसे होते हैं साथी, तो ये स्त्रीलिंग होते हैं, यानी कि ये हो जाएगा क्या, स्त्रीलिंग हो जाएगा। आपसे दही की बात करूं साथी, दही अक्सर दही में लोग कंफ्यूज रहते हैं साथी, इस बात को याद रखिएगा, दही जो होती है ये क्या है, पुल्लिंग है, ना कि दही स्त्रीलिंग, ठीक है। चलिए तो इसको क्या लिख लेंगे साथी, ये पुल्लिंग शब्द होता है दही। आगे अगर आपसे बात करूं नेता, तो नेता क्या है साथी, ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है साथी। अगर इसके स्त्रीलिंग की बात किया जाए तो नेत्री बनता है, नेत्री बनता है साथी। जितने भी ऐसे आपको शब्द मिले जिनके लास्ट में आपको त मिलता है साथी, तो उसका लास्ट में क्या बनता है, त्री बनता है, यानी त्र बनता है साथी, ठीक है। तो नेता का क्या हो जाएगा, नेत्री हो जाएगा, ठीक है। अभिनेता का क्या होगा, अभिनेत्री हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसको याद रखेंगे। मोती शब्द लिखा सामने आपके साथी, मोती क्या होता है, तो मोती ये भी क्या होता है, पुल्लिंग होता है, मोती पुल्लिंग होता है, और अक्सर लोग इसको स्त्रीलिंग में समझते हैं साथी, एक भूल है उनकी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं साथी। आगे कह रहा कि रागड़ी बोली कहां बोली जाती है, रागड़ी के बारे में बताना आपको, क्या ये हरियाणा में बोली जाती है, या फिर ये बिहार में बोली जाती है, या फिर ये राजस्थान में, या फिर ये पश्चिम पश्चिम बंगाल में। साथी पश्चिम बंगाल, पश्चिमी बंगाल लिखा गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। या फिर ये कहां, पश्चिम बंगाल में बोली जाती है, ठीक है। चलिए क्या ये हरियाणा में है, हाँ साथी बिल्कुल ही, रागड़ी जो होती है ये हरियाणा में बोली जाती है, यानी ये हरियाणा की बोली है। आगे मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में मैंने आपको बताया था क्या, 2 MB, ठीक है। 2 MB नेट, 2 MB नेट कौन ले गया साथी, बिहारी ले गया, बिहारी ले गया, ले गया। इस बात को याद रखेंगे तो आराम से आप बिहारी जो बिहारी हिंदी की बोलियां हैं साथी, उनको आराम से हम लोग याद रख सकते हैं। कौन कौन है, 2 MB मतलब 2 बार M को लेना है, कौन कौन सी, तो एक होता है मैथिली, क्या होता है साथी, मैथिली होता है। और अगले से बात करें तो मगही होता है, मगही, आराम से इसको याद रख सकते हैं मगध से, क्योंकि मगध कहां था, बिहार में था, इसलिए मगध से आप याद रख सकते हैं मगही, मैथिली और मगही। बी का मतलब क्या हो जाएगा साथी, बी का मतलब होता है भोजपुरी, क्या होता है, भोजपुरी होता है। तो आराम से इस बात को भी याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है राजस्थानी है क्या, ये राजस्थान की नहीं है साथी, बिल्कुल भी। राजस्थानी बोली की अगर मैं बात करूं तो राजस्थानी के लिए मैंने आपको याद कराया था क्या, 3MDH, 3MDH, और क्या आगे, राजस्थानी मसाला,
3MDH राजस्थानी मसाला। ठीक है साथी, चलिए। तो 3M का मतलब 3 बार M आएगा। पहले M का मतलब क्या होता है? मेवाती होता है। क्या होता है साथी? मेवाती होता है। आगे बात करें मेवाड़ी होता है, मेवाड़ी। और फिर आगे बात करें साथी तो मारवाड़ी होता है, मारवाड़ी हो गया। आगे अगर मैं बात करूं साथी डी से, तो डी से क्या हो जाएगा? ढूंढाड़ी हो जाएगा, ढूंढाड़ी। ठीक है, ढूंढाड़ी हो जाएगा। आगे अगर मैं आपसे बात करूं साथी कि एच से क्या हो जाएगा, तो एच से हो जाएगा हमारा हाड़ौती। क्या हो जाएगा? हाड़ौती। ठीक है, हाड़ौती। चलिए आगे चलते हैं साथी, और अगले प्रश्न में अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या हमारे सामने। तो अगले प्रश्न में कह रहा है कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? क्या ये 14 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्या ये 27 फरवरी को, या 14 सितंबर, या फिर 29 दिसंबर को मनाया जाता है? चलिए, फिर अब आपसे बात कर लूं साथी 10 जनवरी। 10 जनवरी जो होता है, ये 10 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है साथी। क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है कब साथी? तो ये मनाया जाता है हमारा कब? 10 जनवरी को मनाया जाता है। आगे मैं आपसे बात करूं साथी, सिर्फ आपसे जब पूछा जाए कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो आपको बताना है क्या? 14 सितंबर को। कब? 14 सितंबर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे देखते हैं साथी। अगले प्रश्न में क्या है? तो आगे देखिए, कह रहा है कि भाइयों और बहनों, नोट के लिए किसी को वोट मत दो। मैं आपसे भी कह रहा हूं कि भाइयों और बहनों, नोट के लिए किसी को वोट मत दो। अर्थात अगर नोट के चक्कर में वोट देंगे तो फिर अगले 5 साल तक आपको ऐसे ही झेलना पड़ेगा जैसे पिछले झेलते चले आए साथी। ठीक है, चलिए आगे मैं आपको बात करूं, तो लिख रखा भाइयों और बहनों, नोट के लिए वोट मत दो। इसका मतलब ये क्या है? अधिकरण कारक का है, कर्म कारक का है, या संबोधन का है, या फिर संबंध का है? चलिए, तो आपके सामने दिख ही रहा होगा कि ये संबोधन का चिन्ह लगा साथी, तो आराम से यहां से पकड़ सकते हैं कि ये किसका है? संबोधन का है। किसी को बुलाया जाए, ठीक है, हे, अरे, है ना, ये सब क्या होते हैं? संबोधन के होते हैं, और आराम से आप पहचान सकते हैं। ठीक है, और संबोधन का चिन्ह भी लगा है तो बड़े बढ़िया से पहचान सकते हैं। चलिए आगे अगर मैं बात करूं, तो प्रश्न में अगले कह रखा कि राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य का, यानी इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है, ये आपको बताना है। क्या कर्मक है, अनेकार्थक है, पूर्वकालिक है, या सकर्मक है? पूर्वकालिक की बात करूं साथी, तो पूर्वकालिक में कोई क्रिया तुरंत तुरंत ही समाप्त हुई रहती है। देखते हैं, जैसे मोहन, मोहन नहाकर, नहाकर आ गया, नहाकर आ गया, नहाकर आ गया, यानी अभी इसने नहाने वाला क्रिया खत्म किया साथी। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक हो जाएगा। सकर्मक की बात करो साथी, तो सकर्मक जो होता है, क्या राम श्याम की किताब पढ़ता है, ये अकर्मक होगा या सकर्मक? अकर्मक की बात करूं तो पक्षी, पक्षी आकाश में, पक्षी आकाश में उड़ता है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अगर मैं बात करूं साथी, तो क्या ये अकर्मक होगा? बिल्कुल होगा। यहाँ पे कर्म कहीं भी नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा। उड़ना जहां भी शब्द आए साथी, आप समझ जाइए कि ये क्या है? ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है, आगे देखते हैं अनेकार्थक। अनेकार्थक किसी भी तरीके की क्रिया नहीं होती है साथी। और सकर्मक की बात करें तो बिल्कुल ये ऑप्शन जो होगा, ये क्या होगा? सकर्मक होगा, सकर्मक होगा इसका ऑप्शन। राम श्याम की किताब पढ़ता है, इसका मतलब इसमें कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, क्रिया क्या होगी? सकर्मक क्रिया होगी। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं साथी। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि आग्नेयास्त्र का सही संधि विच्छेद बताइए। क्या आग्नेय धन अस्त्र होगा, आग्नेय धन त्र होगा, आग्नेय धन यात्र होगा, या आग धन आत्र होगा? आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो साथी, ये संधि विच्छेद का मतलब ही होता है कि दो शब्दों में इसको हमको तोड़ना होता है, और दोनों के अर्थ हमें मिलने चाहिए, दोनों सार्थक होने चाहिए। ठीक है, तो आग धन आत्र तो कोई शब्द ही नहीं है, और ये भी तो कोई शब्द नहीं है साथी। ये इसकी बात करें तो ये भी कोई शब्द नहीं है। ठीक है, इसका मतलब हमारे सामने आग्नेय और क्या? अस्त्र दिख रहा है, और अस्त्र है, इसका मतलब यही वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा साथी? सही होगा। यही ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ठीक है, चलिए आगे अगर मैं बात करूं आपसे, अगले क्वेश्चन में कह रहा कि सुन से सत्य हसीस हमारी, पूज हिमन कामना तुम्हारी। प्रश्न में कौन सा छंद होगा? इसमें ये साथी कुछ गलत टाइपिंग है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, प्रश्न में दिए गए प्रश्न में कौन सा छंद है, ये आपको बताना है कि कौन सा छंद होगा, इस बात को याद रखिए, कौन सा छंद होगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम लोग, इसकी काउंटिंग पहले कर लेते हैं कि किस पे कितनी मात्रा है। तो यहाँ पे हरस्व दिख रहा है, इसका मतलब एक होगा, यहाँ भी एक होगा। अगर यहाँ बात करें हरस्व है, यहाँ भी आप जानते होंगे साथी, हरस्व जो होता है, हरस्व का मतलब जो छोटी मात्राएं होती हैं उन सब पे हम लोग एक सिंगल मात्रा लगाते हैं। और जो दीर्घ होता है, दीर्घ जो होता है उसमें साथी, जैसे मैं आपके सामने नदी की बात करूं, नदी की, तो न क्या है? ये हमारा कोई एक शब्द, कोई एक अक्षर है, और इस जितने भी सिंगल अक्षर होते हैं उनके ऊपर हम लोग एक मात्रा लगाते हैं। और जहां भी हमको बड़ी मात्रा दिखती है, यानी दीर्घ मात्रा दिखती है, वहां पे हम लोग दो मात्रा लगाते हैं, अर्थात इसको लघु बोलते हैं और इसको गुरु बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, 1 2 3, और यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा।
यहाँ पे ध्यान रखिएगा साथी, ये 2 बनेगा, क्योंकि कभी भी आपको अगर ऐसा दिखता है कि आधा कोई भी वर्ड आधा आता है, तो उसके पहले वाले पे अगर मैं बात करूं, तो उसके पहले वाले पे क्या आता है, गुरु आता है। इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 होगा, और यहाँ अगर मैं बात करूं तो 1 होगा, यहाँ 2 होगा, और यहाँ भी 2 होगा। वैसे यहाँ लगाते हैं, बड़ा ऊ दिख रहा है, 2 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 1 1 1, और यहाँ पे क्या बनेगा, 2 बनेगा, यहाँ 1 बनेगा, यहाँ 2 बनेगा, यहाँ 1 बनेगा, और यहाँ पे 2 बनेगा। चलिए, अगर बीच में इस तरीके से आया साथी, तो इसको हम लोग निगलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे क्या बनेगा, 2 बनेगा। देखते हैं कि कितना कितना आ रहा है। 1 2 3 4 2 6 1 7 1 8 2 10 और 2 12 12 और 4 16, यानी इसमें कुल 16 मात्राएं आई हैं साथी। इसमें देखते हैं, 2 3 4 5 6 6 2 8 1 9 9 2 11 1 12 12 और 4 16, इसमें भी 16 आई है। और हमको पता है साथी 16 किस में आती है, तो 16 आती है क्या, दोहा में, क्या सोरठा में नहीं, बिल्कुल ही चौपाई में आती है। चौपाई में 4 चरण होते हैं और 16 16 मात्राएं होती है साथी। इस बात को बखूबी आप जानते होंगे। इसका मतलब चौपाई वाला ऑप्शन ए जो होगा हमारा, वही सही हो जाएगा। ठीक है, सही हो जाएगा। चलिए आगे दोहा की अगर मैं बात करूं, हालांकि साथी ये 2 लिख दिया है, तो इस बात को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। चलिए, ये होना चाहिए था यहाँ पे दोहा, ये हमारे सामने दिख रहा है दोहा। ठीक है, चलिए, ये दोहा लिखा, क्या दोहा में कितने कितने होती है, तो पहले और तीसरे चरण में कितनी, 13 13 मात्राएं, पहला और तीसरा दोनों में। देखिए बन भी गया क्या, 13, तो पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे में कितनी, 11 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, आगे सोरठा की बात करें तो सेम इसका अपोजिट होता है साथी। इसका मतलब जो होगा हमारा, पहला और तीसरे में 11 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 13 13 मात्राएं होती हैं। आराम से याद रख सकते हैं। बरवे की बात करें साथी, तो 12 और 7 होता है इसमें। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो, किस प्रकार का वाक्य है? क्या ये विधानवाचक है, या इच्छावाचक है, या संकेतवाचक है, या फिर निषेधवाचक है? इनमें से आपको बताना है। तो ये किसी व्यक्ति की इच्छा ही तो लग रही है। लोग आशीर्वाद देते हैं, भैया आपका वैवाहिक जीवन क्या हो, सुखद हो, यानी उनकी इच्छा है, उनके दिल की बात है साथी। इसका मतलब ये क्या होगा, इच्छावाचक होगा, इच्छावाचक होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? अच्छा, यह क्या है साथी, यह, इसको पूछ रखा है। यानी ये जो हमारे सामने दिख रहा है शब्द, इसका मतलब क्या है? यह क्या संज्ञा है, क्या यह सर्वनाम है, क्या यह विशेषण है, या फिर यह सार्वनामिक विशेषण है? आपको बताना है। चलिए, तो बात करें साथी, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन कौन सा सही, सार्वनामिक विशेषण वाला। यानी जब भी संज्ञा के पहले ही कोई सर्वनाम आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसका मतलब ये हमारे सामने घोड़ा दिख रहा है, घोड़ा क्या है साथी, संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है ये साथी, जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। यानी जिसके जैसे और भी हो, उसको हम लोग जातिवाचक कहते हैं। जैसे मैं बात करूं मानव की, मानव भी क्या है, जातिवाचक है। अगर मैं बात करूं साथी किसकी, अगर मैं बात करूं पक्षी की, तो पक्षी भी क्या है, ये जातिवाचक में आएंगे। ठीक है, चलिए आगे मैं देख लेता हूं। तो इसका मतलब हमारा ये क्या जाएगा, जब भी घोड़ा क्या है, संज्ञा है, यानी जातिवाचक संज्ञा, और संज्ञा के पहले जब भी सर्वनाम आता है, तो वह क्या कहलाता है, सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो डी होगा, ये हमारा बिल्कुल ही सही होगा साथी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्व एवं उत्तर के बीच का कोण कौन सा होगा? पूर्व और उत्तर के बीच का कोण आपको बताना। तो देखते हैं साथी इस बात को। यहाँ पे यहाँ होता है हमारा क्या, उत्तर होता है, यहाँ पे होता है दक्षिण, और यहाँ पे होता है पूर्व, और यहाँ पे होता है क्या, पश्चिम। अगर मैं बात करूं साथी, किसका किसका पूछ रखा है इसमें, पूर्व और उत्तर के बीच, यानी पूर्व और उत्तर के बीच यही है साथी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईशान बोलते हैं। कौन सा कोण साथी, ईशान कोण बोलते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी, कि इसे क्या कहते हैं साथी, इसको बोलते हैं हम लोग वायव्य। क्या बोलते हैं, वायव्य। ठीक है, चलिए अगर इसकी मैं बात करूं साथी, तो इसको बोलते हैं हम लोग वायव्य, वायव्य। अगर मैं यहाँ पे बात करूं साथी, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, आग्नेय। क्या बोलते हैं साथी, आग्नेय बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, तो नैऋत्य बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, नैऋत्य बोलते हैं साथी। चलिए, ये बोलते हैं नैऋत्य। तो आराम से हम लोग देख सकते हैं कि जब भी हम हमसे पूछ रखा था पूर्व और उत्तर के बीच का कौन सा होगा, तो इसे ईशान बोलते हैं। पूर्व और दक्षिण का पूछे साथी, तो इसको आग्नेय कहते हैं। और हमसे पूछे उत्तर और पश्चिम के बीच का क्या होता है, तो वायव्य होता है। पश्चिम और दक्षिण के बीच का पूछे, तो इसको क्या बोलते हैं साथी, नैऋत्य बोलते हैं। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए होगा, ईशान कोण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथी, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं साथी। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो इतने ही क्वेश्चन थे आज।